अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हमारे साथ रीमा नहीं है, उनको कोई फैमिली में काम था तो वो बिजी हो गई थी वहां पे। तो आज हमें ज्वाइन किया है माजिद निजामी ने। और माजिद ना सिर्फ हम तीनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग भी हैं। और माजिद जो हैं वो इस वक्त जितनी कोई नई पोत आ रही है ना जर्नलिस्ट की, उनमें फौज में सबसे ज्यादा फौज के मैटर्स, फौज में क्या किस तरह होती है सारी चीजें, कौन कहाँ पोस्टेड है, किसी का क्या कैरियर है, ये सबसे ज्यादा माजिद को पता होता है। ठीक है, इसलिए माजिद एक थोड़े खतरनाक भी हमारे मेंबर हैं। तो, आज हम एक बात जो हम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक इस बात से है कि ये नवंबर का महीना है, नवंबर शुरू हो चुका हुआ है। और हालांकि लाहौर में बहुत ज्यादा स्मॉग है, जो पॉलिटिकल फॉग है, धुंध जो छाई हुई है वो इस्लामाबाद में छाई हुई है, वो सारी छाई हुई है इस चीज पे कि अगले आर्मी चीफ कौन होंगे और उनकी अपॉइंटमेंट कब होगी। और ये जो लॉन्ग मार्च हो रही है, क्या ये इसलिए हो रही है कि प्रेशराइज किया जा सके कि इमरान खान साहब की मर्जी का चीफ लगाया जाए, या फिर शहबाज शरीफ जो है वो खुद ये फैसला करेंगे, या ये फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे? फाइनल अप्रूवल कौन देगा? पीपल्स पार्टी के बीच में से है या नहीं है? फिलहाल हम इन चीजों, ये सारी चीजें जो है इस वक्त हर कोई इस पे बात कर रहा है। हम ये बात करना चाह रहे थे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट जब होते हैं तो उस वक्त क्या हालात होते हैं। तो इसके अंदर हमने सोचा कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से आगे तक की बात करें, जिसमें सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स जो थे और जो थी, उनके हाथ में जब आते थे ये डिसीजन, तो इस डिसीजन को वो कैसे लेते थे, ये इस डिसीजन में किसकी से होती थी, और इस डिसीजन के इर्द गिर्द कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा से होती थी। सो पहले हम शुरू करेंगे बेनजीर, क्योंकि उनको हमने ना उनको बहुत शौक है रिसर्च करने का, तो हमने कहा कि चैलेंजेस जिया साहब तो आपके हुए। तो हमने बेनजीर को जियाउल हक साहब का जो था वो पकड़ा दिया टोकरा। तो बेनजीर बताइएगा कि जियाउल हक साहब तो इनफेमसली बहुत लो थे लिस्ट पे, राइट? एक तो जो जो 11 साल जिन्होंने हुकूमत की वो आपने मुझे दिया रिसर्च करने के लिए, तो उनके 11 साल बैठ के मैंने रिसर्च किए। जनरल ज़ियाउल हक जो थे उनको 1976 में अपॉइंट किया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमारे मुल्क के पहले इलेक्टेड वजीर आजम थे, उन्होंने अपॉइंट किया था। अच्छा, ये बल्कि बात मुझे माजिद ने बताई कि वो 8वें नंबर पे थे जब उनको अपॉइंट किया गया, और हमारे मुल्क की तारीख में वो पहले जूनियर मोस्ट ऑफिसर थे जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। अच्छा, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, इसके बारे में एक बड़ा फेमस और बड़ा मशहूर एक कोट है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल चिश्ती का, जिन्होंने कहा था कि जिया वाज द बेस्ट सिकोफेंट टू विन ओवर मिस्टर भुट्टो। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि उनको क्यों अपॉइंट किया गया। अच्छा, उनके अपॉइंट करने के कोई तकरीबन 1 साल बाद उन्होंने कू किया और एक इलेक्टेड वजीर आजम को हटाया, और उन्हीं के दौर में उन्हीं वजीर आजम को फांसी में उनको मार दिया गया। जब ये कू हुआ तो जो सर्कमस्टांसेस थे इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये 5 जुलाई 1977 को ये कू हुआ, और इससे एक रात पहले एक मीटिंग हुई आर्मी हाउस में रावलपिंडी में, जहां पे कोई तकरीबन 4 जनरल मौजूद थे, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल चिश्ती भी थे। और वहां पे ये फैसला हुआ, जो इस कू का नाम दिया गया वो था ऑपरेशन फेयर प्ले। और इसके पीछे जो वजह दी गई वो ये थी कि क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी, उनके बीच में जो बातचीत थी उसमें एक डेडलॉक था, और वो बात कहीं आगे नहीं जा रही थी, और मुल्क में हालात उस वक्त बहुत खराब थे, पूरे मुल्क में एहतजाज भी हो रहा था। तो इस वजह से जनरल ज़ियाउल हक ने उस मीटिंग में कहा कि हमें ऑपरेशन फेयर प्ले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्या क्या हुकूमत को हटाना चाहिए। खैर, जनरल ज़ियाउल हक आए, 11 साल उन्होंने हुकूमत की। 1988 में उनका प्लेन क्रैश कर गया, जिसके बाद दूसरे हमारे आर्मी चीफ आए, वो थे जनरल असलम बेग। अच्छा, इनके बारे में ये कहा जाता है इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई। ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे उस वक्त जब जनरल ज़ियाउल हक की डेथ हुई, और कहा यह जाता है, बहुत सी किताबें इस पे लिखी गई हैं, कि जब प्लेन क्रैश किया तो इनका जो प्लेन था जो पीछे आ रहा था वो गया उस साइट पे, क्रैश साइट पे, वहां पे उन्होंने सर्कल किया, ऊपर से देखा, और उसके बाद वो सीधा गए GHQ। वहां पे एक मीटिंग हुई और वहां पे ये फैसला किया गया कि जनरल असलम बेग जो है वो नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की एक चीज जो है, वो अक्सर कुछ लोग जो है उनके लिए जनरल असलम बेग की एक लेगेसी ये है कि वो कहते हैं कि देखिए, ये चाहते
तो ये अपने आप को सदर डिक्लेयर कर सकते थे, ये सदर बन सकते थे। मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मुल्क में जमहूरियत को वापस लेके आए, इन्होंने इलेक्शंस कराए। लेकिन जो नाकदीन है, जो क्रिटिक्स है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। असल में जो उस वक्त कोर कमांडर्स थे, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता अगर जनरल असलम बेग अपने आप को सदर अपॉइंट कर देते। और क्योंकि पहले ही 11 साल से मुल्क में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, एक ऐसे आर्मी चीफ थे जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जो सदर भी थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। ही वाज वेयरिंग 3 हैट्स। तो उनके बाद 11 साल उनकी हुकूमत के बाद अगर कोई और हुकूमत करने की कोशिश करता मिलिट्री में से, तो मिलिट्री के अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया और वो पीछे हटे। अच्छा, जनरल असलम बेग की लेगेसी के बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। जनरल असलम बेग ने अपने पूरे 3 साल किए। 1991 में वो हटे और उसके बाद उनके बाद जो नेक्स्ट आर्मी चीफ अपॉइंट हुए वो थे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। अच्छा, ये सेकंड मोस्ट थे। इनके जो सीनियर मोस्ट थे उस वक्त आर्मी ऑफिसर, उनको CJCS अपॉइंट किया गया था और इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किया गया था। अच्छा, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, इसके बारे में भी कई स्टोरीज है। एक वजह ये जरूर दी जाती है कि ये इससे पहले कोर कमांडर थे कराची में, और इनकी जो उस वक्त हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उनसे कुछ खास बनती नहीं थी। और एक वाकया इनके बारे में जो काफी किताबों में लिखा हुआ है वो ये कि 90s में जब पीपल्स पार्टी और MQM के बीच में बड़े क्लैशेस हो रहे थे, कराची में हालात बड़े खराब थे, तो एक पीपल्स पार्टी की मीटिंग हो रही थी जिसमें पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत थी, उनके सियासतदान बैठे हुए थे। तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब गए उस मीटिंग के अंदर और उन्होंने पीपल्स पार्टी से कहा कि तुम लोग बहुत ही इनकॉम्पिटेंट हो और तुम लोग जो हो कभी हुकूमत कर नहीं सकते। कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब को ये बात बहुत पसंद आई और तो इस वजह से भी उनको अपॉइंट किया गया जब उनका नाम आया। और दूसरी एक वजह ये दी जाती है कि इनको जनरल असलम बेग कुछ ज्यादा इनको पसंद नहीं करते थे, तो जब उन्होंने 4 नाम फॉरवर्ड किए सदर को, तो इनका नाम उन्होंने सबसे आखिर में लिखा, चौथे नंबर पे। तो ये भी एक वजह बन सकती थी कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब का इन पे दिल आ गया, इन्होंने उनको आर्मी चीफ बना लिया। तो ये है हमारे 3 आर्मी चीफ। 19 इनकी फिर तकरीबन 2 साल से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। अचानक से ये मॉर्निंग जॉग पे निकले, इनको एक हार्ट अटैक हुआ। इनके घर वाले ये जरूर कहते हैं आज तक कि इनको पॉइजन किया गया। इनके जो भाई हैं शुजा नवाज, अमेरिका में होते थे, बड़े एक थिंक टैंक के साथ काम करते थे, उन्होंने कुछ इनकी चीजें मंगवाई थी, उसका फोरेंसिक कराया। उसमें कहा यह जाता है कि आर्सेनिक मिला और जिसकी वजह से उनके घर वाले कहते हैं कि उनको पॉइजन किया गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनके घर में, उनकी फैमिली में एक हार्ट अटैक की हिस्ट्री भी थी। अच्छा, आसिफ नवाज जंजुआ के बाद जब उनकी अनटाइमली डेथ हो गई, ही डिड नॉट गेट टू फुलफिल हिज टेन्योर, तो अच्छा ये वो मजे वाला दौर था जब सदर भी अपॉइंट करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है, और वो उनका दिल होता था तो वो कंसल्ट कर ले प्राइम मिनिस्टर से कि तू कौन। अगर उनका दिल होता था तो वो कर लेते थे, दिल होता था तो वो कहते थे कि चलो साइड पे लगो, मेरी मर्जी। तो जब जंजुआ साहब की, आसिफ नवाज जंजुआ साहब की अनटाइमली डेथ हुई, तो उसके बाद अब्दुल वहीद काकर साहब जो है वो 1993 जनवरी 1993 में वो बन गए थे आर्मी चीफ। अच्छा, ही वाज सरप्राइजिंगली ही वाज 6th इन द सीनियरिटी लिस्ट। लेकिन गुलाम इस्हाक खान उस वक्त सदर थे और आपको पता है कि वो काफी एक इंटरफेयरिंग और कंट्रोलिंग और बहुत बुरे सदर। तो उनका जाके उन्होंने, हालांकि प्राइम मिनिस्टर से नवाज शरीफ थे, लेकिन गुलाम इस्हाक खान ने ये खुद से फैसला लिया कि ये जो 6th है सीनियरिटी लिस्ट पे, इनको मैं बनाऊंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, उससे कुछ अर्से पहले सबसे मजे की बात यह कि कुछ अर्से पहले एक लिस्ट रेडी हो रही थी कि कौन से जनरल्स रिटायर होने लगे, जो वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। अक्सर माजिद ट्वीट कर रहे थे लिस्ट के फलाने जनरल्स रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद ये प्रमोट होने वाले हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है आर्मी में। तो जो जनरल्स की लिस्ट बनी जिसमें रिटायरमेंट के वो नाम थे, उनमें काकर साहब का नाम भी था। ये भी जा रहे थे एंड ही वांटेड टू टेक रिटायरमेंट एंड गो होम, क्योंकि वो 6th भी थे एंड इस तरह का कोई चांस ही था। एंड देन सडनली आसिफ नवाज डाइड एंड उसके बाद फिर इनके लिए चांस ओपन हुआ और गुलाम इस्हाक खान ने इनको अपॉइंट कर दिया। अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट जो थी उसमें बड़े जो था, ये उस वक्त कहा जाता है कि जिस वक्त जो था कि जो पश्तून कंटिंजेंट था फौज का, बड़ा खुश हुआ था कि चलो जी फाइनली ठीक है।
और मतलब हालांकि पहले भी थे गुजरे थे, लेकिन उनको हो रहा था कि ये हम फिर से हमारा जो कंटिजेंट है ना, जो पश्तून एथनिक पश्तून का है, तो वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जब बने थे आर्मी चीफ, तो ये अगेन देखिए, वो हमें बड़ा, हम लोग अक्सर कभी हंसते हैं ना, कभी हम टीवी पे भी कह देते हैं, कभी हम लिख देते हैं, कभी हम प्राइवेट महफिलों में हंस रहे होते हैं कि हिस्ट्री सारी पहले हो चुकी हुई है, ये सब 2018 के बाद से नहीं हो रहा। तो उसमें सबसे मजे की बात एक यही है कि गुलाम इसाक खान ने काकड़ साहब के ऊपर वो किया, हाथ रखा, और उनको प्रमोट करवा के वो लेके आए, और मतलब उनको ऊपर खींच के ले आए, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया नंबर 6 को। और उन्हीं काकड़ साहब ने ये इंश्योर किया कि गुलाम इसाक खान से भी वो रेजिग्नेशन अभी रिजाइन करें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है, और नवाज शरीफ से भी उन्होंने ले लिया। तो ये मेहरबान के हाथ को डस लेना, ये एक पुरानी रवायत यहाँ पे रही है, ठीक है। और मेहरबान का हाथ भी किसी रीजन की वजह से आता है, कोई आपको फेवर दे रहे होते हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है, और डसने के पीछे भी कोई वजह होती है। तो काकड़ साहब ने फिर गुलाम इसाक खान से और नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन ले लिया, वो सॉरी रिजिग्नेशन ले लिया, और उसके बाद फिर इलेक्शंस फिर फॉलो हो गए। आपको याद होगा कि इस दौरानिये में बड़ी टर्बुलेंस चल रही थी, बीबी जो थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी की थी, ये वो, एंड वो इलेक्शन जो था वो बिल्कुल 100% उनको, उनका इलेक्शन जो था वो रिग करके आईजीआई के थ्रू आईएसआई ने ये सारा कुछ करवा के उनसे रिग करा के उनसे उनका इलेक्शन जो था वो चुराया गया था, लिटरली चुरा लिया गया था। मुबैयना तौर पे मुबैयना तौर पे मुबैयना, अच्छा ये अभी तक मुबैयना है, सॉरी जी, मैं प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। अच्छा, उसके बाद फिर बीबी वापस पावर में आ गई। अच्छा, काकड़ साहब की इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सीज रही थी, लेकिन सबसे बड़ा यही था इशू के गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ के साथ उनकी अगर बनी तो बहुत ही कम अरसे के लिए बनी, एंड आफ्टर दैट इट वाज ओपन वॉर, इट वाज ही डिड नॉट लाइक देम and he wanted them gone, and so it happened that they did actually go. और उसके बाद जब वो चले जाते हैं, उनके रिटायरमेंट का टाइम आता है, तो वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे चले गए, ही टुक रिटायरमेंट। अब अच्छा, आप कभी, वैसे आप लोगों को मैं एक बहुत मजे की बात, तो आपने ना विकिपीडिया पे सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के ना पेजेस पढ़ने हैं, और आपने भी पढ़ने हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आप पढ़िए, वो इतने मजे के, उसमें पॉलिटिशियंस की इतनी बुराइयां लिखी हुई हैं, और इतना बिल्डअप किया हुआ है हमारे सारे आर्मी चीफ्स को, और ऐसी चीजें लिखी हुई जब पढ़ के कह रहे ये आप कैसे इतने आराम से मान रहे कि सब आप कर रहे थे, लेकिन बहरहाल बड़ी फनी रीडिंग है। खैर, काकड़ साहब ने एक्सटेंशन मांगी या नहीं मांगी, या उनको मिली या नहीं मिली, कहा यह जाता है कि अपेरेंटली उन्होंने नहीं मांगी, वो अपने टाइम पे रिटायर होके ही वेंट होम। उस वक्त बेनजीर भुट्टो थी प्राइम मिनिस्टर, तो द फर्स्ट एंड ओनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटेड बाय बेनजीर भुट्टो वाज जनरल जहांगीर करामत। उनको वैसे जेके भी कहते थे, उनके कूल सा नाम भी था, जेके भी था उनका नाम। अच्छा, ये जनवरी 1996 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। ये उस वक्त सीनियर मोस्ट थे, क्योंकि ये चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ भी थे, सीजेएस थे आई थिंक, तो उससे ये उनको बना दिया गया था, ही वाज द सीनियर मोस्ट, और बीबी ने सीधा सीधा सीनियर मोस्ट पे, इन्होंने किसी को सुपरसीड नहीं किया, बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, किसी ने जाके हिडन में प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं कहा, एक सिंपल फैसला था सीनियर मोस्ट पे बना दो, और उसको बना दिया गया, और जहांगीर करामत साहब को बना दिया गया। इनकी लेगेसी पे मैं थोड़ी सी बात करके जल्दी से आगे फिर मैं भेज देती हूँ। इनकी लेगेसी में सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये थी कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत रिमूव हुई, और फिर जब नवाज शरीफ साहब दूसरी दफा वापस आए और उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी, उस वक्त जहांगीर करामत साहब ने एक नेवल बेस, मेरे ख्याल है माजिद मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, नेवल स्कूल में या कहीं पे इन्होंने खिताब किया, जहां पे इन्होंने गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया, और वो क्रिटिसिज्म जो थी वो इनको उल्टी पड़ गई। तो नवाज शरीफ साहब ने इनसे कहा कि जी आप रिजाइन। अब आपको पता है कि हमें पता है कि अमेरिका में ये हुआ है रिसेंटली, जब ओबामा ने ली थी अपने जनरल से, वो ली थी कि आपने पब्लिकली कैसे बैठ के हुकूमत को क्रिटिसाइज कर दिया, और उन्होंने दे दी। तो इनसे कहा गया कि आप रिजाइन, आपने कैसे बैठ के पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। और जो क्रिटिसिज्म थी उसके अंदर इन्होंने कुछ ज्यादा ही डिटेल बातें कर दी थी। उसके अंदर ये भी कह रहे थे कि जी लोकल बॉडीज होनी चाहिए, पॉइंट्स उनके गलत नहीं थे, लेकिन उनकी जगह नहीं शायद बनती थी ये कहने की, ये प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का राइट था कहने का। तो उन्होंने कहा लोकल बॉडीज होनी चाहिए, ये लोग ये नहीं करते, ये लोग वो नहीं करते, इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब उस वक्त, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी लेके आए हुए थे, वो नवाज शरीफ और ये नवाज शरीफ साहब काफी मुख्तलिफ हैं,
तो वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने इनसे रेजिग्नेशन ली। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी थी विद इन दी आर्मी, जो थी भी और नहीं भी थी, वो बहुत ज्यादा सिवियरली इफेक्ट हुई एंड ही अपॉइंटेड जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन उससे पहले ये कि जब इनको कहा गया कि आप रुक जाए, ये फौज के अंदर कुछ काफी लोग हैं जो ये कहते हैं कि करामत साहब को कहा गया कि आप क्यों रिजाइन कर, ऐसी की तैसी है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल रिजाइन एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू रिजाइन एंड आई विल रिजाइन, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद वो साइड पे हो गए। और ये काकड़ साहब और करामत साहब का, अनलाइक असलम बेग, ये दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है कि इन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन छोड़ने के बाद ये दोनों जो हैं ये लाइमलाइट से आउट हो गए। ये मेरा ख्याल है एक हद तक डेलिबरेटली भी लाइमलाइट को अवॉइड करते रहे, ये पब्लिक में ज्यादा नहीं आते थे या उस तरह वो नहीं करते थे, स्पेशली फॉर काकड़ साहब, आई थिंक दैट्स ट्रू। तो ये कहानी थी हमारे इन दो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की। उससे अगली कहानी अब बनती है जनरल परवेज मुशर्रफ वाली, तो वो सुनाएंगे जी माजिद साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था वो जब 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे, और उनको सबसे ज्यादा बुरी बात जो लगी थी जनरल जहांगीर करामत की स्पीच की वो ये थी कि आपने ये क्यों कहा है कि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बैलेंस के लिए जरूरी है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें सियासी और अस्करी लोग मिलके बैठें और वो ये सारी चीजें लेके चलें, जो इस टाइम बनी हुई है जिसके अंदर ये सारे साइफर वगैरह डिस्कस होते हैं। सो बहरहाल उस वक्त उनको बड़ा उसकी नाराजगी हुई थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ में और जहांगीर करामत में यही फर्क था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ को भेजा गया तो वो नहीं गए, लेकिन जनरल जहांगीर करामत ने ये कहा कि ठीक है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है तो मुझे जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जनरल परवेज मुशर्रफ को अपॉइंट किया गया नवाज शरीफ की तरफ से। अब उसमें सिचुएशन ये थी कि उनका तकरीबन नंबर 3rd पे थे वो सीनियरिटी में। एक जनरल खालिद नवाज थे, जनरल अली कुली खान थे, और उसमें जनरल अली कुली खान के हवाले से इशू ये था कि चूंकि उनकी स्ट्रांग फैमिली थी, उनका एक मिलिट्री बैकग्राउंड था, उनकी जनरल अयूब से रिश्तेदारी थी, और ये इसी तरह कलसूम सैफुल्ला फैमिली वगैरह से भी उनकी रिश्तेदारी थी। तो कहीं पे मियां नवाज शरीफ साहब को उनके रुफका ने ये मशवरा दिया कि अगर आप आर्मी चीफ वहां का लेके आएंगे तो वो जो एक पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा उन फैमिलीज की तरफ, सो इसलिए ये जरूरी नहीं है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ को फिर सोचा गया कि ये जरा कम गो है, धीमा है, और शक्ल भी इसकी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद ये टीवी पे ना आने का सोचे। सो बहरहाल ये गॉसिप्स हैं, ये गपशप है सारी, हकायक का इससे पता नहीं क्या लेना देना। सो उसमें फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को मुलाकात के लिए बुलाया गया कि इनको अपॉइंट करेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त जो ब्रिगेडियर एजाज शाह थे वो ISI में तैनात थे, और उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती थी एट दैट टाइम कि उन्होंने जब जनरल परवेज मुशर्रफ मंगला से जा रहे थे मीटिंग के लिए PM ऑफिस, तो उन्होंने उनको किसी तरह कांटेक्ट करके ये बताया कि सर आपको चीफ बनाने के लिए बुलाया गया है, हालांकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ को नहीं पता था। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसपे जब ब्रिगेडियर एजाज शाह ने जनरल परवेज मुशर्रफ को बहुत मुतासिर किया, और उसके बाद उन्होंने अपने अगले 8-10 सालों में उन्हें अपने साथ रखा हर जगह पे। सो जब जनरल परवेज मुशर्रफ बन गए तो 2 जनरल जो है वो सुपरसीड हुए, और उसमें फिर जो जनरल अली कुली खान थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर उनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनके जो वालिद थे जनरल हबीबुल्लाह, उनको भी अयूब खान के जमाने में सुपरसीड किया गया था। तो वो फिर इतने डिसहार्ट हुए कि जो उनका बेटा था वो उस टाइम मेजर या कर्नल लेवल पे था, तो उन्होंने उससे भी रिजाइन दिलवा दिया कि ये ना हो कि कल को तुम जनरल बनो और तुम भी सुपरसीड हो जाओ, तो बेहतर ये है कि अब हम इस साइड से अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ करें। सो फिर जनरल मुशर्रफ आ गए, और उस वक्त चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है उसके ऊपर भी तकर्री होनी थी, और यहाँ पे वो एक मेजर इशू हुआ जो आज तक कायम है। वो ये था कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो पोस्ट है वो रोटेशन की पोस्ट है, उसमें एक एयरफोर्स से आएंगे, एक नेवी से आएंगे, एक आर्मी से आएंगे। तो कारगिल के इश्यूज वगैरह चल रहे थे, तो जनरल मुशर्रफ को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने नेवी से ज्वाइंट चीफ लेने के बजाय जनरल मुशर्रफ को ही जो है वो ज्वाइंट चीफ का ओहदा दे दिया। तो वहां से ये ज्वाइंट चीफ जो है ये आर्मी को मुंतकिल हुआ, और तकरीबन 25 साल हो गए वो अभी तक वापस फजाइया और नेवी की तरफ नहीं जा रहा। सो वो वहां से फिर एक, लेकिन इसके बावजूद ये ओहदा लेने के बावजूद भी जनरल परवेज मुशर्रफ की जो तलखी है वो कम नहीं हुई थी, और इवेंचुअली फिर हमने देखा कि वो सारे प्लान्स उन्होंने बना के रखे हुए थे, और जैसे ही जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का अनाउंस हुआ तो फिर जितनी आर्मी की लीडरशिप थी उसने
ये इंश्योर किया कि वो जनरल मुशर्रफ को ही अपना बॉस रखें। तो यहाँ से आके फिर उनका एक पॉलिटिकल रोल ओपनली स्टार्ट हो गया। और जनरल मुशर्रफ ने एक विद इन आर्मी जो एक अच्छा काम किया, जो कि आर्मी के लिहाज से था, वो ये करते थे कि हर 3 साल बाद 2 जनरल्स को 4 स्टार पे प्रमोशन देते थे। एक को ज्वाइंट चीफ पे बना देते थे, एक को अपने साथ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख लेते थे। तो इस तरह वो जो आर्मी के अंदर एक होता है ना, एक्सटेंशन के ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशंस होती हैं कि देखें जी हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए, तो वो इशू सॉल्व हो गया। जनरल ज़ियाउल हक भी यही करते थे कि वो 2 ऑफिसर्स को 4 स्टार प्रमोशन दे देते थे, सो दैट नीचे जो रैंक्स हैं उनके अंदर कोई इस तरह के इश्यूज ना हो। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में उसी असूल को अपनाते हुए, जिसमें वो 2 ऑफिसर्स को 4 स्टार पे प्रमोट करते थे, उन्होंने जनरल क्यानी को भी 4 स्टार प्रमोट करके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड था, वो DGISI थे। उससे पहले वो कोर कमांडर पिंडी रह चुके थे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के जो उन पे अटैक्स हुए थे, उनके मुल्ज़मान के नेटवर्क का पता चलाया था, तो इस तरह उनकी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन थी। इसके बाद जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, उन्होंने किसी को सुपरसीड नहीं किया था। एक जनरल किदवाई होते थे, वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स में होते थे, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सटेंशन पे थे। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल अमूमन एक्सटेंशन पे होता है, तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जनरल क्यानी भी सीनियर मोस्ट ही थे, और उनका पता था कि यही चीफ बनेंगे, और इवेंचुअली फिर जनरल मुशर्रफ ने उन्हें बना दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो सोचने का है, वो ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि एक आर्मी चीफ की पॉलिसीज को क्या दूसरा आर्मी चीफ भी लेके चलता है या नहीं, जिस तरह आजकल बहुत डिस्कशन की जा रही है, तो जनरल क्यानी के हवाले से हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ की जितनी भी एक्टिविटीज थी और जो उनकी लेगेसी थी, उसको उन्होंने 6 महीने और साल के अंदर सारा वाइंड अप करवा के उन्होंने ये तय कर लिया कि बस हम मजीद ये सारा अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने उन्हीं ऑफिसर्स को ये कहा कि बस अब एक फेयरवेल वगैरह होनी चाहिए और ये सारा कुछ वाइंड अप करें। तो ये एक क्वेश्चन मार्क होता है कि जब नया चीफ आता है, तो हमारे पास माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि वो मौजूदा आर्मी चीफ या अपने सीनियर आर्मी चीफ की पॉलिसीज को आगे लेके चले। सो जनरल क्यानी की इसमें एक बड़ी अहम मिसाल हमारे सामने है। इसके बाद फिर उन्हें एक्सटेंशन दी गई, क्योंकि जनरल आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल था कि मैं यहाँ पे नए आर्मी चीफ को तैनात करके जनरल नहीं, वैसे हम जनरल्स की बात हो रही, लेकिन जरदारी साहब जनरल भी थे। नहीं, वो मैं एक जनरल का नाम लेने लगा था, लेकिन वो फिर यहाँ पे उसके शामिल किया। तो वो उन्होंने फिर ये सोचा कि किसी और जनरल को लाने की बजाय, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वैसे ही कशीदा थे, तो बेहतर यही है कि इन्हीं के साथ कंटिन्यू किया जाए। फिर DGISI को भी एक्सटेंशन दी गई और आर्मी चीफ को भी दी गई, और उसमें फिर एक हल ये निकाला गया कि उस वक्त जो सीनियर मोस्ट जनरल खालिद शमीम वाई, तो उनको फिर ऊपर 4 स्टार पे प्रमोट करके तो ज्वाइंट स्टाफ में मुकर्रर कर दिया गया। तो इस तरह से एटलीस्ट वो जो आर्मी के अंदर एक रवायत पाई जा रही थी कि तरक्की का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, तो उसको उन्होंने ज्वाइंट चीफ में एडजस्ट कर लिया। हालांकि अमूमन ऐसे होता है कि जब मार्शल लॉ चला जाता है, तो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो पोस्ट है वो फिर रोटेशन में आ जाती है। जनरल ज़ियाउल हक के बाद हमने देखा, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ज्वाइंट चीफ की जो पोस्ट थी उस पे आर्मी के लोग थे, लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद ये फिर रोटेशन में आ गई। लेकिन मुशर्रफ के जाने के बाद जरदारी दौर में ये रोटेशन में दोबारा वापस नहीं आ सकी, और अभी भी ये आर्मी चीफ आर्मी के पास ही होती है। सो जनरल क्यानी के हवाले से फिर जब वो रिटायर हो रहे थे, तो उस वक्त भी ये सुनने में आया कि इन्हें मजीद एडजस्ट किए जाने की कोशिशें हो रही हैं, या इनका कोई इतना, क्योंकि हारून रशीद साहब उस टाइम उनके खासे करीब थे, और वो जिनके करीब होते हैं फिर उनको वो एक देवमालाई किरदार और एक अफसानवी किरदार बना के पेश करते हैं। तो ये सोचा जा रहा था कि इनके लिए कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह का कोई मुबैना ओहदा जो है वो नया बनाया जाए, उनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वो एक बहुत कीमती जनरल है, उनके जाने से मुल्क को बहुत नुकसान होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ बातें ही थी, क्योंकि आर्मी के अंदर ये चीज तय की जा चुकी थी कि एक एक्सटेंशन बहुत होती है, और मेरा ख्याल अगर मार्शल लॉ नहीं है तो फिर जनरल्स को चले जाना चाहिए। तो इस तरह से ये 2 जनरल्स जो थे ये आपस में कनेक्टेड भी थे, क्योंकि एक के बाद दूसरे आए, लेकिन उन्होंने उनकी पॉलिसीज को कैरी नहीं किया।
जी माजिद, आपने जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि जनरल कियानी के बाद एक तो जो एक्सटेंशन वाली जो चीज थी, तो जनरल कियानी के बाद जो आर्मी चीफ आए नवंबर 2013 में अपॉइंट हुए, वो हैं जनरल राहील शरीफ। और जनरल राहील शरीफ जो है वो नवंबर 2016 तक ही रहे, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली। वैसे तो खैर मैं एक चीज कहूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लगता है कि सबसे ज्यादा जो आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। अब लोग ये कहते हैं कि जो उनकी चॉइस है वो उनके खिलाफ ही जाती है हमेशा, जिसको भी अपॉइंट कर ले, इसलिए कि शायद ये उहदा ही ऐसा होता है कि वो किसी का नहीं होता, लोग वो सही एक कहते हैं। इंस्टीट्यूशन का उहदा होता है। तो इसलिए जो ये वजीर आजम समझते हैं कि अगर वो अपॉइंट करेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल। एनीवे, तो जनरल रहील शरीफ साहब पर वापस आते हैं। उनका जो खानदान था वो बड़े डिस्टिंग्विश्ड आर्मी की फैमिली से थे। उनके वालिद साहब भी आर्मी में मेजर थे। उनके भाई जो है जिनको निशाने हैदर भी मिल चुका है, मेजर शबीर शरीफ शहीद जो थे वो हैं। कहा तो ये जाता है कि जनरल राहील शरीफ को अपॉइंट इसलिए किया गया क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर जिस तरह हम सुनते हैं, और ये कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी और इस सारी चीज में यकीन भी रखते होंगे। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए 2013 के इलेक्शंस के बाद, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये थी कि मुशर्रफ के खिलाफ एक ट्रीजन ट्रायल उन्होंने इनिशिएट कर दिया। ये भी कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ जो थे वो जनरल राहील शरीफ के बहुत करीब भी थे शबीर शरीफ साहब की वजह से। तो इस वजह से जब, और वैसे भी एक वो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, तो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने चीफ्स को प्रोटेक्ट तो करते ही हैं। तो उस वक्त हमने पिछले एपिसोड के अंदर बात भी की थी कि 2014 के धरने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये ट्रीजन ट्रायल शुरू हुआ। तो 2014 के अंदर ही हमने देखा कि फिर ये जब स्टार्ट हुआ पीटीआई का धरना, तो उसके अंदर बार बार ये बात कही जाती थी कि पीछे से एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है। और उसके अंदर जनरल साहब का तो नाम आता था, लेकिन उस वक्त के जो DGIS थे जहीरुल इस्लाम साहब, उनका नाम बहुत आता था। और फिर बाद में किताब भी शुजा नवाज साहब ने लिखी, जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ साहब के जो भाई, जिनका जिक्र बेनजीर भी कर चुकी हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये लिखा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन, यानी कि अमरीकियों के बारे में बताया कि वी रिसीव इन्फॉर्मेशन के जहीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGIS है, वो एक कू लगवाना चाह रहे हैं 2 सितंबर 2014 के अंदर। लेकिन तब राहील शरीफ साहब ने एज आर्मी चीफ इस चीज को ब्लॉक किया, इन इफेक्ट बाय रिमूविंग जहीर एंड अनाउंसिंग हिज सक्सेसर। तो ये जो चीज है ये उस किताब के अंदर है कि उन्होंने एक कू होने से रोकी। लेकिन हमने देखा कि उस धरने के बाद हुआ ये कि जो एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस था वो मजीद बढ़ा, और आर्मी ने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ले ली। यानी कि जो एक इंडिया से बेहतर ताल्लुकात करना चाहते थे मियां नवाज शरीफ, वो वाली चीज भी ना रही वैसे। और दूसरा ये जो जनरल मुशर्रफ की ट्रायल वाली चीज तो हमारे सामने ही है। फिर आपने देखा होगा कि एक जनरल राहील शरीफ की बहुत ज्यादा PR जो थी वो बहुत अच्छी थी, कैंपेन जो थी। और उस वक्त कि उसका जो क्रेडिट जाता है उस वक्त के DGIS PR जनरल आसिम बाजवा साहब को जाता है, जो आपको अभी भी याद होगा, थैंक यू राहील शरीफ जो था वो हर तरफ, वो आपके सोशल मीडिया हो, वो आपके बैनर्स हर जगह इस तरह के लगे होते थे। और खैर जनरल राहील शरीफ साहब ने एक जो चीज की थी वो उनके दौर के अंदर, क्योंकि APS अटैक हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने जो ऑपरेशन जो चल रहा था, और फिर जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिस तरह एक्शन लिया गया टेररिस्ट के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, तो उसकी भी, उसका भी उन्हें क्रेडिट जाता है, उसका उनको सेहरा जाता है कि उन्होंने वाकई बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। लेकिन जाने से पहले जराए ये कहते हैं कि जनरल साहब ने, नून लीग के जराए ये कहते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन की जो मैसेज जरूर भिजवाया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी एक्सटेंशन पे नहीं माने। तो मेरे ख्याल में एक तो मियां नवाज शरीफ साहब रिसेंटली आप कह लें कि, या नून लीग उन पार्टीज में से जिन्होंने किसी को एक्सटेंशन खुद नहीं दी अपने दौरे हुकूमत के अंदर किसी भी आर्मी चीफ को। और उनके जाने से पहले राहील शरीफ साहब के डॉन लीक्स हो गया। डॉन लीक्स का तो हम सबको पता है कि एक स्टोरी आई अक्टूबर 2016 के अंदर, नवंबर 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने उसी दौरे हुकूमत में दूसरा आर्मी चीफ अपॉइंट। वो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो अभी भी हमारे करंट आर्मी चीफ हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट इस महीने के आखिर में आ रही। और मैं ये जरूर कहूंगी कि वैसे ये जो नवंबर की तैनाती की स्टार्ट में नताशा ने भी बात की, इस
खास तौर पे इस साल की 2022 नवंबर की जो तैनाती है, ये तो बहुत ही इसको अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसी की वजह से नून लीग ने भी ये कहा कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, इस खौफ से कि कहीं इमरान खान साहब किसी और को आर्मी चीफ ना बना दें, और इसलिए वो खुद अपॉइंट करना चाहती थी हुकूमत या जो भी। तो खैर एनीवे उस पर तो हम आगे जाके बात करेंगे। अब जनरल बाजवा साहब जब आए 2016 में, तो उसके बाद जो डॉन लीग्स के मामलात थे वो कशीदा ही होते गए उसकी वजह से हुकूमत और मिलिट्री के अंदर। और कहा यह भी जाता है कि उनके ऊपर, जनरल बाजवा साहब के ऊपर एज न्यू आर्मी चीफ, बड़ा प्रेशर था कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। तो आपको याद होगा कि हालांकि नून लीग ने परवेज रशीद साहब उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनको भी हटाया और भी कुछ चीजें की, लेकिन अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2017 में एक डीजी ISPR उस वक्त तक जो थे वासिम बाजवा साहब तो जा चुके थे, जनरल आसिफ गफूर साहब थे। तो एक ट्वीट आई थी कि नोटिफिकेशन ऑन डॉन लीग्स इज इनकम्प्लीट एंड नॉट इन लाइन विद रिकमेंडेशंस बाय द इंक्वायरी बोर्ड, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। ये जो नोटिफिकेशन रिजेक्टेड वाली जो चीज थी, इसके ऊपर फिर बहुत एक तशवीश की लहर भी दौड़ी कि क्या हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, बड़ी इंस्टेबिलिटी की चीज आई। और हमने देखा वैसे कि बाद में बहुत सारी चीजों, पैनामा तो पहले ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब को वैसे इकामे के ऊपर हटा भी दिया जाता है, और उसकी भी अब तो बहुत सारी चीजें सामने भी आ गई हैं, क्या हुआ, क्या उस पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, फिर जनरल बाजवा साहब का वैसे तो टेन्योर नवंबर 2019 में खत्म होना था, लेकिन अगस्त 2019 के अंदर उनको इमरान खान साहब जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो 2018 के बाद जब वजीर आजम बने, तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दी 3 साल की जनरल बाजवा साहब। लेकिन चंद दिन पहले ही नवंबर से जब इनके वो एक्सटेंशन वाला जो टेन्योर शुरू होना था, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, उन्होंने ये मामला टेकअप कर लिया और उन्होंने इस एक्सटेंशन को ब्लॉक कर दिया। और बेसिकली उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए कि किस तरह नोटिफिकेशन हुई है, पार्लियामेंट का क्या है, बहुत सारे, अगर वो बहुत डिटेल के अंदर लीगल बहस है। उसके बाद जनवरी 2020 में फाइनली जो है पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर, और मेरे ख्याल में उसके अंदर जो सारी मेजर पार्टीज थी उन सब ने वोट किया, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की रीअपॉइंटमेंट उनकी की गई। उसे आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। और ये एक्सटेंशन के जो मामलात हैं, वैसे ये यहाँ पर खत्म नहीं होते, क्योंकि अब हमारे सामने ये भी चीजें आई हैं कि मार्च में इस साल के मार्च में इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे और उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को एक इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफर कर, और वैसे वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये देते हैं कि क्योंकि मैंने सुना कि बाकी पार्टीज भी यही ऑफर कर रही है एक्सटेंशन, शायद जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो मैंने कहा मैं खुद ही क्यों ना ऑफर कर दूं। तो उसके बाद वो चीज तो चले, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, इमरान खान साहब चले गए। लेकिन दोबारा अभी रिसेंटली हमने देखा कि इमरान खान साहब के प्रोग्राम के ऊपर इमरान खान साहब ने, जो कि अब ऑपोजिशन के अंदर है, उन्होंने दोबारा से ये बात की कि अगर तो बाजवा साहब कंटिन्यू करें जब तक नए इलेक्शंस नहीं होंगे, तो उन्हें कोई इस चीज से मसला नहीं है, यानी कि ये एक और एक्सटेंशन आप समझ लें। तो ये भी ऑफर की गई उनकी तरफ से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे, उन्होंने अनाउंस भी ये चीज कर दी है, और इस महीने नई अपॉइंटमेंट जो है वो फाइनली हो जाएगी। क्वेश्चन तो आप तीनों बता दें, जितनी कॉन्टेंशियस अभी हमने इन सब चीज की बात की जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के बाद से, तो जितनी कंटेंशियस और पब्लिक ये अपॉइंटमेंट के मसाइल हो गए, इतने वैसे प्रीवियस किसी चीफ के इतने यानी तल्ख हालात में अपॉइंटमेंट हुई है, या अंदर खाते ही छुप छुप के होता रहता था सब कुछ और पब्लिकली बाहर नहीं आता था? चूंकि पाकिस्तान की तारीख में कई चीजें बिल्कुल पहली दफा हो रही हैं, और ये चीफ वाली तकर्री भी इस दफा मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही है। माजी में हमारे पास जितनी भी मिसालें हैं उनमें कोई ऐसी मिसाल नहीं थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे हुआ था कि जब उनको लाया गया था तो पीटीवी पे कौमी तराने चलना शुरू हो गए थे, और उसके बाद फिर उनका हलफ हो गया था। इसी तरह जनरल ज़ियाउद्दीन का भी ऐसे ही था। जनरल क्यानी का सबको पता था। थोड़ा सा इशू हुआ था उस पे, जिसमें हम अगर बात करें जनरल असलम बेग के बाद जो अपॉइंटमेंट होनी थी, लेकिन इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हाइप जो है वो क्रिएट हुई थी। मेरा भी नहीं ख्याल नताशा वैसे कि इतने ज्यादा जो इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, कि ऐसा हमने पहले कभी देखा कि एक अपॉइंटमेंट के लिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी, यानी उस वक्त की ऑपोजिशन इतनी डर जाती है उस अपॉइंटमेंट की वजह से
कि वो कहते हैं हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेंगे, अपने आप को सियासी नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन ये अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे। और अब इस अपॉइंटमेंट के लिए एक लॉन्ग मार्च भी चल रही है। वैसे तो कहते हैं कि वो इलेक्शंस की डेट के लिए, लेकिन बहुत लोग इस बात पे हैं कि एक्चुअली जो नई तैनाती के लिए, और इसीलिए वो एक्सटेंशन भी बाजवा साहब को इस तरीके की ऑफर की गई कि अगर आप कंटिन्यू कर लें ताकि नई हुकूमत ने आर्मी चीफ गए, तो यही एक तैनाती है जिस तैनाती की वजह से आज इतना कुछ हो रहा है। मुझे वैसे इतना नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि इतनी कोई कंट्रोवर्शियल हुई हो अपॉइंटमेंट। होनी चाहिए क्योंकि इस पे बात हर वक्त होती है जब भी अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बहुत एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हमारी तारीख पे भी बहुत असर पड़ता है। एक बड़ा इसका एक गहरा असर होता है, इम्पैक्ट होता है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, हमारे मुल्क की सियासत पे। तो लेकिन इतनी कंट्रोवर्शियल मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी कंट्रोवर्सी कभी ऐसी क्रिएट हुई हो। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आपको लाके देते रहेंगे ऑन वेरियस इश्यूज दैट आर हैपनिंग एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स एंड सोशल टॉपिक्स। और थैंक यू फॉर वाचिंग।